विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं आपकी विज्ञान पुस्तक से संबंधित विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो इस भाग में आप देखेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे संबंधित सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी या वार्षिक परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इससे पूर्व के जो रिक्त स्थान है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें हम पहले भाग में देख चुके हैं, तो पहला भाग आप अवश्य देखें। इस भाग को देखने से पहले चैनल पर विजिट कर लें या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको भाग 1 की लिंक प्राप्त हो जाएगी। तो पहले भाग 1 देखें, उसके पश्चात ही आप इस भाग 2 को देखें। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है? उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का हास क्या कहलाता है? उत्तर होगा अपचयन अभिक्रिया। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का अपचयन हो जाता है या ऑक्सीकरण हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है AgCl + NaNO3 = NaCl + AgNO3। उस गैस का नाम लिखिए जो पॉप ध्वनि से जलती है, वह माचिस की तीली को भड़का देती है, तो वह होगी हाइड्रोजन गैस। किस कारण से लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं? इसका उत्तर होगा विकृति गंधिता। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होगा लोहे में जंग लगना। वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, कौन सा समीकरण कहलाता है? तो ऐसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? तो यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु पर हम पेंट करते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो यह हो गए जो वन लाइनर क्वेश्चन 1 नंबर वाले प्रश्न आपने यहाँ पर देखे। अब कुछ सत्य असत्य भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह भाग सत्य है या असत्य? तो यह भाग असत्य होगा। नीचे आप उत्तर देख रहे हैं। दूसरा है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक या अपचायक कहलाते हैं, यह भाग भी असत्य होगा। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह भाग सत्य होगा। लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है, यह भाग असत्य है क्योंकि लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, यह भाग सत्य है। देर समय तक क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि उसका उपचयन हो जाता है, यह वाक्य भी सत्य है। 7वां जो वाक्य है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यह वाक्य आप देख रहे हैं सत्य है। 8वां वाक्य यहाँ पर आप देखें लेड नाइट्रेट लेड सल्फेट व एल्यूमिनियम सल्फेट के रासायनिक सूत्र क्रमशः PbNO3 PbSO4 Al2SO4 थ्राइस हैं, यह वाक्य यहाँ पर सत्य है। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है, यह वाक्य भी सत्य हम पूर्व में भी देख चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यह वाक्य सत्य है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यह वाक्य भी सत्य है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यह वाक्य भी सत्य है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, यह वाक्य सत्य है। और नम वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, यह वाक्य भी सत्य है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण सही जोड़ी हैं, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन, इन जो यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं इन्हें आप स्वयं मिलाकर देखें, क्योंकि यदि आप स्वयं मिलाकर देखते हैं तो आपको आसानी से याद भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ 2 अंक के प्रश्न जो आपसे परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो जैसे प्रश्न पहला है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम रेवन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अगला प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया है जब 2 अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अगले ठोस उत्पाद बनाते हैं
तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। BaCl2 Na2SO4 BaSO4 NaCl, यह इसका उदाहरण होगा। अगला प्रश्न, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो उत्तर होगा, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। अगला प्रश्न, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो उत्तर होगा, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों? उत्तर होगा, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं और विषैली हो जाती हैं, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन रखते हैं। यह प्रश्न आपने देखे होंगे, तुम्हारी परीक्षा में भी आपको दिए गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को तैयार करके आप परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं 3 अंक के प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या होता है जब जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? तो विलयन का रंग उड़ जाता है क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बनाता है। उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया गया Zn+CuSO4 समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। जिंक प्लस CuSO4 या कॉपर सल्फेट इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है? तो एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन बनाती है। उदाहरण भी आप यहाँ पर समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं। सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो सिल्वर धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड गर्म कर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस H2O। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जो क्रमशः अपचयन और उपचयन है, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उत्तर होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन ना हो सके, इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से भरते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकृति गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उत्तर, तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृति गंध हो जाते हैं, इसे ही विकृति गंधिता कहते हैं। इसलिए नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो 4 अंक के प्रश्न होते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो आप इन कथनों को देखें और किस प्रकार से रासायनिक समीकरण में इन्हें परिवर्तित किया गया है, तो आप भी इन्हें लिख लें, याद कर लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन व कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पेट्रोल का वाष्पीकरण, यह एक भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन है। ठोस अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन भौतिक परिवर्तन है। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, यह भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ जो 4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, 4 भागों में से बांट दिया गया है। इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रश्न को बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न 4 अंकों के प्रश्नों के संबंध में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी व कौन सा ऊष्माशोषी है? जैसे फेरस सल्फेट का अपघटन, यह ऊष्माक्षेपी क्योंकि गर्म करने पर अपघटन होता है। तो फेरस सल्फेट का अपघटन ऊष्माक्षेपी है, यहाँ गर्म करने पर अपघटन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, यह ऊष्माक्षेपी है, जल मिलाने पर विलयन गर्म हो जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से संबंधित प्रश्न भी जो आपके 4 अंक के प्रश्न होंगे उनमें पूछे जाएंगे। HNO3 + CaOH ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ आप देख लें, दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है वह समान होना चाहिए, तो आपके रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाते हैं। आप इन समीकरणों को देखें यहाँ पर किस प्रकार से संतुलित किए गए हैं। आप पहले जो प्रश्न में समीकरण दिए गए हैं उन्हें आप स्वयं संतुलित करके देखें, और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इस वीडियो में देखें और उन्हें संतुलित करना सीखें। यहाँ आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो संतुलित किए जाते हैं परीक्षा में हो सकता है दूसरे समीकरण भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें संतुलित करना स्वयं सीखें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो यह रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखें आप जो शब्दों में दी गई हैं, इन्हें आप समीकरण के रूप में लिखें। तो पहले आप लिख लें जो यहाँ पर शब्दों में दी गई हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ, रासायनिक समीकरण, फिर उन्हें आप रासायनिक समीकरण संकेतों के रूप में लिखें, और यदि फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर बाद में वीडियो में देखें, पहले आप स्वयं करके देखें। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि संयोजन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो यह भी प्रश्न आपको ही हल करना होगा। आप लिखेंगे, इसे हल करके देखेंगे, और समस्या आती है तो फिर वीडियो में देखें, क्योंकि पूर्व में यही बताया कि इस प्रकार के उदाहरण परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। इन अभिक्रियाओं की जगह आपसे अन्य अभिक्रियाएँ भी पूछी जा सकती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को लिखना आप स्वयं सीखें, इसका बार बार अभ्यास करें। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो यह प्रश्न भी आपको स्वयं हल करना होगा। आप समझने के लिए इस वीडियो की मदद ले सकते हैं, लेकिन यह अभ्यास आपके लिए आवश्यक है। इन अभ्यास को आप बार बार करें तो आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप 100 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं या अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न हैं इन्हें आप बार बार अभ्यास करके देखें, अन्य अभिक्रियाओं के साथ भी इन्हें समझें। इस प्रकार से आप इस अध्याय की तैयारी कर सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी आने वाली है, वार्षिक परीक्षा हेतु भी आप इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आगे भी हम अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जो यह सरल तरीका है, सरल भाषा में आप देखना चाहते हैं तो एक कमेंट अवश्य करें। आप कमेंट करते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि यह जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं, आप इन वीडियो से मदद प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन वीडियो से आप बहुत ही मदद प्राप्त करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, ताकि सभी साथियों को यह महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर प्राप्त हो सकें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।